19 की मेरी टिकट काट दी, 24 में मेरी काट दी, और दोनों बार दोषी कौन है? दोनों बार बीजेपी कैंडिडेट जीते, आप देख लो। अगर मुझे नहीं देनी थी तो कम से कम जिताऊ कैंडिडेट तो ले आते कोई। जिताऊ यहाँ है ही नहीं इस एरिया के अंदर कोई, और बताओ मैं क्या करूँ? मेरा तो जो है ना एक किस्म का गला घोटने का काम किया है। अब मैं इस गला घोट के तो नहीं मरना चाहता, मैं तो उसकी हिम्मत को दाद देता हूँ अभय सिंह। एक माहौल बना, उसी माहौल का सारा हरियाणा में सर गया कि रोहतक में बदलाव आने लग रहा है। इसका मतलब सबसे कम बदलाव आएगा जी। और इस रैली से जो है ना एक मैसेज तो गया है कि हाँ, ये तो लगता है कि भाई ये उभरेंगे। आपने तो खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर जाकर यानी कि रोहतक जाकर उनको ललकारा और आप तो चैलेंज कराए कि अगर इतनी हिम्मत है तो रैली करके दिखा दो। चाहे बंसीलाल परिवार कहाँ है आज? चाहे बंसीलाल परिवार कहाँ है? राव वीरेंद्र सिंह परिवार कहाँ है? इस तरह आप करोगे, चाहे वीरेंद्र सिंह डुमरखा कहाँ है? अब आ गए हैं कांग्रेस में, लेकिन मेरा काम तो उस टाइम तो कर दिए थे, फारिग कर दिए थे इनको। इस तरह के करके सारे निपटा दिए थे, तो निपटाओगे फिर कांग्रेस के जिंदा होगी। इनेलो की रैली में चले गए, आपने कहीं कि मंच उनका साझा कर लिया, तो लोगों में ये भी चर्चा थी कि क्या प्रोफेसर साहब कांग्रेस को छोड़कर फिर से घर वापसी कर लेंगे, फिर से इनेलो में आ जाएंगे? 2019 के चुनाव में आपका परिवार का सदस्य हार जाता है पार्लियामेंट में, आप उसी को राज्यसभा में ले आते हो। अरे भाई राज्यसभा में ले आना है तो और जातियां नहीं, SC है, BC है, और हैं, मान लो जातियां हैं, ब्राह्मण हैं, बनिए हैं, अगर अपना पंजाबी हैं, किसी बरादरी को और ले आते। अगर जाटका लाना था तो कोई और ले आते किसी इलाके का। इतना क्या ऐसा था कि जब आप तो खुद तो नेता हो और आप बेटे को अपने राज्यसभा में ला रहे हो। चौधरी देवलाल उनको नवरत्न बोलते थे, मेरे नवरत्न है, और नवरत्नों में सिर्फ अकेला मैं बचा हूँ, बाकी बेचारे उम्र के हिसाब से चले गए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त मेरे साथ हरियाणा के वरिष्ठ नेता और पूर्व में कई बार के रहे मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह जी है। और जिस तरीके से 25 तारीख को जो इनेलो की रैली हुई, उस रैली के बाद जो है वो राजनीतिक चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म है। बहुत सारे नेताओं के अलग अलग पार्टियों के जो है उस रैली को लेकर जो है बहुत सारे बयान सामने आए। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रोफेसर साहब उस रैली में गए, तो सबसे पहले ये खबर भी हमने ही ब्रेक की थी कि प्रोफेसर साहब जो है उस रैली में जाएंगे, और वो गए भी और उन्होंने अपना भाषण भी दिया। लेकिन प्रोफेसर साहब ने जो वहां बोला जाकर, उन्होंने अपनी ही पार्टी को लेकर बोला, वो सारी की सारी बातें करेंगे। पहले से जानते हैं प्रोफेसर साहब, जिस तरीके से आप उस रैली में गए और आपने कहा कि मैं तो चौधरी देवलाल जी ही मेरे को राजनीति में लेके आए और उनका अनुयायी रहा, तो सबसे पहले आप रोहतक की रैली को राय तौर पर किस तरीके से देखते हैं? कितनी उसको कामयाब, सफल, असफल कैसी मानते हैं, और उसका प्रभाव कैसा मानते हैं हरियाणा की राजनीति में? देखिए नैन साहब, सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का जो है धन्यवाद करता हूँ। और जहाँ तक मेरा वहाँ जाने की बात है, राजनीतिक तौर पर मेरी जो एंट्री हुई है, या मैं कह सकता हूँ जन्म हुआ है, वो चौधरी देवलाल की वजह से हुआ है। मेरा राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने सबसे पहले मुझे पॉलिटिकल सेक्रेटरी बनाया। 2 साल रहने के बाद भी मेरे दिमाग में कभी राजनीति नहीं आई थी। तो वो सोनीपत से पार्लियामेंट का चुनाव जीत गया 80 में, और मुझे बट्टू से बाई इलेक्शन लड़ा दिया, जबकि मैंने कहा भी नहीं था, कहा नहीं लड़ना तेरे को, लड़ लिए चलो। उससे मुझे बहुत सीख मिली, क्योंकि चौधरी देवलाल जो थे ना, वो अपने आप में मैं ये कह सकता हूँ देश के महानतम नेताओं में से थे। हर वर्ग के जो है ना दुख तकलीफ को इस तरीके से उठाते थे कि वो सीधी उनके कलेजे पर जाती थी बात, और इसके लिए मेहनत करते थे, संघर्ष करते थे, लोगों में उत्साह भरते थे। उन्होंने बहुत बुरे बुरे टाइम देखे हैं, कई बार तो निराश होकर फार्म पर चले भी गए थे, लेकिन फिर उठे हैं। और उसके बाद जब 1982 का चुनाव हुआ तो मुझे टिकट नहीं मिली थी, पार्टी में आपस में बिखराव था चौधरी चरण सिंह जी की वजह से। तो मैंने चौधरी साहब पूछा कि जी चुनाव में लोग तो कहते हैं कि भाई लड़ो, बाई इलेक्शन था, उस टाइम मुझे ज्ञान ही नहीं था, लेकिन अब ये मुझे ज्ञान हो गया, मैंने सारा देख लिया। क्यों? उस टाइम में बोगस वोट बहुत बने हुए थे। राजस्थान के वोट थे, आदमपुर हल्के में चौधरी देवलाल जी ने बना रखे थे, CM थे, और भट्टू हल्के में बना रखे थे। उनकी पैरेलल लिस्ट ले आके और इलेक्शन कमीशन को दी, ऑब्जर्वर आए और वोट काट दिए। आज कहते हैं ना वोट चोरी। ये वोट चोरी तो यही होती है, इलेक्शन दफ्तरों में होती है, कोई कमीशन थोड़ा ही करता है। तो सारे काट दिए, कट गए थे, कोई बात नहीं थी। वहाँ से उत्साह बढ़ गया, और टिकट कटने के बाद जितना नौजवान पीढ़ी थी वो सारी मेरे पीछे लग गई।
पुराने थे वो चौधरी देवलाल की वजह से। मैंने पूछा चौधरी साहब से, वो लोग कहते हैं, बोलते लड़ ले, ठीक है। उन्हीं का नाम लेकर मैंने चुनाव लड़ा और बहुत अच्छे वोटों से मैं आज़ाद जीत गया। संघर्ष हुआ, 31 चौधरी देवलाल जी की आई पार्टी के लिए, 36 चौधरी बदनाल जी कांग्रेस की आई। चौधरी साहब के साथ हम 50 MLA करीबन गवर्नर से मिले और उन्होंने कहा कि सोमवार को आपको दिला देंगे। एतवार को चौधरी बदनाल जी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी करके दिला दी। अब उसके बाद स्वाभाविक है, मैं छोटा करते हुए, कि लोकदल के MLA भाग गए 11, 20 बचे, 20 में से डिवीजन हो गया, 12 चौधरी चरण सिंह की तरफ, 8 चौधरी देवलाल की तरफ। इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा संघर्ष है, खुद को मिला के 8 MLA रह गए थे। अब कई लोग कहते हैं नहीं हमारे MLA भाग जाते, भाई MLA भागो चाहे, वो कहते ये थे कि लोग मेरे साथ हैं, MLA भाग जाओ। उन्होंने कभी किसी को रखवाड़ी नहीं की। फिर मैंने 9वां जो है मैंने ज्वाइन किया उनके साथ, लोकदल 9 हो गए, उस टाइम ज्वाइन कर सकते थे, 9 हो गए। चौधरी देवलाल उनको नवरत्न बोलते थे, मेरे नवरत्न है, और नवरत्नों में सिर्फ अकेला मैं बचा हूँ, बाकी बेचारे उम्र के हिसाब से चले गए। तो मेरा फर्ज बनता था कि उनकी जयंती हो, जन्म की उनकी, तो मुझे जाना चाहिए। हाँ, यही था कि मेरे दिमाग में ये थी कोई निमंत्रण तो आए। और अभय सिंह चौटाला जी 10 दिन पहले आ गए थे और उन्होंने कहा कि चौधरी साहब आपको, उन्होंने कोई पार्टी का जिक्र नहीं किया कुछ भी, भी आप पार्टी ज्वाइन करो न करो, क्या होगा क्या नहीं, कोई बात नहीं हुई। कहने लगे आप जन्मदिन पर आपको आना चाहिए। मैंने कहा जरूर आऊँगा, दिमाग में सोच रहा हूँ, लेकिन एग्जैक्ट मैं बता दूंगा आपको। 4 दिन पहले फिर उनको बता दिया कि मैं आऊँगा, जैसे आपने खबर भी दी जाने की। नहीं, बिल्कुल आप उस रैली में गए भी और कहीं न कहीं जो आपने भाषण वहाँ दिया, उसके भाषण की चर्चा जो पूरे हरियाणा में हो रही है। आपने नाम तो नहीं लिया, लेकिन सब लोग समझते हैं। मतलब जो कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कोसते हैं, उनकी कमियाँ निकालते हैं, वो कहीं न कहीं अलग-थलग होके उन पर बयान देते हैं। लेकिन आपने तो खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर जाकर यानी कि रोहतक जाकर उनको ललकारा और आप तो चैलेंज कराए कि अगर इतनी हिम्मत है तो रैली करके दिखा दो। नहीं, मैं चैलेंज करने वाला कौन हूँ जी। मैंने तो एक बताया था कि वहाँ कुछ वीडियो वगैरह जारी हुए थे, ऑडियो, कि अभय सिंह चौटाला तो लोगों को पैसे दे के बुला रहे हैं। तो मैंने बात वहाँ रखी लोगों के सामने, क्या आप अभय सिंह चौटाला के निमंत्रण पर चौधरी देवलाल के जन्मदिवस के लिए आए हो, उनकी याद में करने के लिए, या आप पैसे लेकर आए हो? सब ने खड़ा होकर जवाब दिया कि नहीं, हम तो निमंत्रण पर आए हैं, चौधरी देवलाल जयंती पर, हमारा कोई पैसे से वास्ता नहीं। तब मैंने कहा था कि जो इस तरह इल्ज़ाम लगाते हैं, तो अब चुनाव के बाद है तो आप देख लें, 3 महीने तक हरियाणा का पानी बंद रहा, किसी ने माई के लाल ने जो है ना सड़क पर आगे जुलूस नहीं निकाला, ना कोई आवाज उठाई, अखबारों में बयान दे दिया, बयानवीर जरूर हो गए फिर काम करने के लिए। अब अभय सिंह चौटाला की जहाँ तक लोकदल का सवाल है, डिवीजन होने के बाद बहुत कमजोरी आ गई थी, और इस बार 2 सीटें उन्होंने जरूर जीती, लेकिन बाहर हरियाणा में कहीं कोई 5,000, 4,000, 2,000 इस तरह वोट ले पाए। एक तो हमारे कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं कई बार बयान देते रहते हैं कि बीच में ये पार्टियां जो वोट काटू आ जाती है उस वजह से हम हार जाते हैं, वरना सीधी लड़ाई हो तो हम जीते हैं। मैं उन्हीं से ये भी पूछना चाहता हूँ, जो मैंने बात रोहतक में नहीं कही थी, कि मुझे ये बता दो, इस बार तो सीधी लड़ाई थी, एक सरसा को छोड़ दो आप, उसमें भी आपको 3 सीट तो मिल गई, सबसे ज्यादा सीट मिली वही है, तीनों सीट आप फतेहाबाद की मिल गई, और कहाँ वोट आए थे? कहीं 4,000 थे, कहीं 2,000 थे, वोट कहाँ काटा? अगर वोट काटते फतेहाबाद की सीट कैसे आती? कांग्रेस का कैंडिडेट सिर्फ 2,500 वोटों जीता है, मेरे लोकदल कैंडिडेट को 5,000 साढ़े 5,000 वोट आए, जजपा 1,000 1,500 आए, किसने काटे वोट? किसी ने नहीं काटे। अगर काटते तो फिर कहाँ जीतते? तो कोई काटने वाली बात नहीं थी। लेकिन मैं कहता हूँ लोगों में उस चुनाव के बाद इतनी जबरदस्त निराशा आ गई कि लोगों के टारगेट सीधे बन गए थे कि आई हुई सरकार को जो है ना इन्होंने खोया है। तो एकदम लोग जो है ना, जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल कहते निराश हताश, जैसे घर बैठ जाते हैं, घर बैठ गए, हमारे जैसे लोग बैठ गए थे। अब कई कहते हैं जी आप तो कांग्रेस के बड़े नेता हो, इतने साल हो गए। मैंने कहा कांग्रेस ने मुझे माना कहाँ है? 2009 में मेरी बात तो हुई थी फतेहाबाद के लिए, जब डिफरेंसेज आगे मैं पार्टी छोड़ दी थी,
तो इन लोगों ने कहा कि आप इधर आओ, हम आपको फतेहाबाद लड़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और बातें भी कही। चलो जी। मैंने कहा ठीक है, मैं आ गया। फतेहाबाद को टिकट मुझे नहीं दी, फतेहाबाद की नड़वा दी। नड़वा इसलिए दे कि ठीक है, हार जाएगा, पड़ा रहेगा। मतलब नीयत पहले दिन से ही आपकी खराब है, क्योंकि ये नड़वा जो था 35 गांव तो आदमपुर हल्के के थे, जहां से जो बदनलाल या उनका परिवार का एमएलए जीतता रहा था। उस टाइम तो कोई नहीं आ रहा था। मैं लड़ा और जो बदनलाल जी की वाइफ जसमा देवी चुनाव लड़ रही सामने। वो मेरी वजह से थी जो मैं 11,000 वोटों से जीतता। मेरी वजह से थी कि बरवाड़ा जीते, मेरी वजह से उकलाना जीते। मेरी बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने कहा भी कि तो 2009 में जो दोबारा सरकार है भूपेंद्र हुड्डा की, तो प्रोफेसर संपत सिंह का उसमें बहुत बड़ा योगदान था। खूब ये लोग बात कहते भी हैं। नहीं, लोग कहते हैं, लोकदल ने मान लिया कि संपत सिंह के जाने से हमारी सरकार चली गई, क्योंकि लोकदल की 32 सीटें आई थी। उनके दिमाग में थी, सच्ची बात थी कि ज्यादा नहीं तो 9-10 सीटों पर प्रभाव पड़ा है। ये डायरेक्ट तो मैंने 4 तो डायरेक्ट ही बता दिया आपकी। नड़वा की होगी, उकलाना की होगी, बरवाड़ा और फतेहाबाद, ये तो डायरेक्ट है। इन पर तो हो ही नहीं सकता। ये बेल्ट सारा टोटली लोकदल का बेल्ट था। और चलो मुझे लड़ा दिया, मैं जीत गया। उसके बाद मुझे कहाँ समझा, लोकदल से समझ लिया हमारी सरकार नहीं बनी, कांग्रेस समझा नहीं कि हमारी सरकार बनी है संपत्ति की वजह से। मुझे एक एमएलए का छोड़ दिया यहाँ नड़वा, सिर्फ एक एमएलए के रूप में। वो तो मैंने काम तो चलो, मेरा अनुभव था, मेरी सोच थी, मेरा लगाव था। मतलब अकेले स्टेट से नहीं, सेंटर से पैसा ले गया। शैलजा जी से 18 करोड़ रुपए ले गया था स्लम एंड हाउसिंग डेवलपमेंट के। तो वो तो मैं काम कराए तो मेरे हल्के में कराए, बाकी मैं कुछ नहीं कर पाया। नहीं कर पाया तो जो लोग आए थे ना, 2014 में एज इट इज वापिस चले गए, और वो सीटें वापिस लोकदल ने जीती। यहाँ भी लोकदल जीता, नड़वा भी लोकदल जीता। तो मेरा कहना चाहता हूँ मैं, और सीट आई कितनी, 15। और अभय सिंह क्या बना, अपोजिशन लीडर। कांग्रेस का अपोजिशन लीडर नहीं बन पाया था। इसका मतलब ये है कि आपकी शोहरत कैसी थी लोगों में आपको पता है। लेकिन जैसे भी हो, लोगों ने माहौल ऐसा बना दिया इस चुनाव से पहले, एक तरफा कर दिया था। आप 60 ले सकते, 70 ले सकते थे, 80 ले सकते थे। लेकिन जिस तरह टिकटों में बंटवारा हुआ, आधा जोश तो उसी दिन खत्म हो गया। फिर जैसे कंपेनिंग चली, आप किसी जाति को साथ ना लो। 2019 के चुनाव में आपका परिवार का सदस्य हार जाता है पार्लियामेंट में, आप उसी को राज्यसभा में ले आते हो। अरे भाई, राज्यसभा में ले आना है तो और जातियां नहीं, एससी है, बीसी है, और हैं, मान लो जातियां हैं, ब्राह्मण हैं, पणिये हैं, अगर वो अपना पंजाबी हैं, किसी बरादरी को और ले आते। अरे अगर जाट का ले आना था तो कोई और ले आते किसी इलाके का। इतना क्या ऐसा था कि जब आप तो खुद तो नेता हो और आप बेटे को अपने राज्यसभा में ले रहे हो। तो इस तरह ये जो चीज़ें चली है ना, ये लोगों के जो भूल गए थे लोग, और जो चुनाव प्रचार चला ना, सबको इग्नोर कर दिया, टिकटों में सबको इग्नोर कर दिया, और सब जगह थापी पीटना कि 72 सीट हमारे कहने से मिली है। तो 72 को संभाल तो लो। 72 थोड़ी नहीं होती, एक तरफा होता है। कहाँ चौबे बदनाल के नाम पर 67 मिली थी, कांग्रेस 67 जीती थी। 2005 का चुनाव था ना, वो 100% चौबे बदनाल के नाम का था, और सभी जातियों ने वोट दिए। और बाद में कौन सी जाति के नेता बच गए, 2 बचे थे, शैलजा जी बची और सुरजेवाला जी बचे। उन दोनों को आपने किनारे कर दिया, और कोई नेता छोड़ा ही नहीं आपने। आप देखो श्री कहाँ से चले हैं। आप इशार का देख लो, चौबे बंसीलाल परिवार कहाँ है आज, चौबे बंसीलाल परिवार कहाँ है, राव वीरेंद्र सिंह परिवार कहाँ है। इस तरह आप करोगे, चौबे वीरेंद्र सिंह डुमरखा कहाँ है। अब आ गए हैं कांग्रेस में, लेकिन मेरा कहना मतलब उस टाइम तो कर दिए थे, फारिग कर दिए थे इनको। इस तरह एक एक करके सारे निपटा दिए थे। तो निपटाओगे फिर कांग्रेस के जिंदा होगी, और हो रही थी। यही विषय मैंने शुरू में उठाया था, पार्टी के नेताओं ने बुलाया जब, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ बदलाव आ रहा है। ना तो बना रहे संगठन, और ना ही जो है ना कुछ और को बना रहे, ना ही उनको बना रहे। नहीं, आपने वहां पे बड़ा खुलकर बोला कि जो है थापी मारा, आपने उनको कहा, और कहा कि लोग अब जो है आपकी बातों में नहीं आने वाले,
आपके जो है जिस तरीके से आपने लूटा, लोगों को विश्वासघात किया, अब आपकी कहीं न कहीं बात उसमें नहीं आने वाले। और आपने एक बात ये भी कही कि जब से अभय सिंह ने रोहतक में दौरे किए हैं और रोहतक के जो लोग हैं जो कांग्रेस छोड़कर ज्वाइन कर रहे हैं, ये भी कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पेट में मरोड़े लगे हुए हैं तब से। तो मतलब अब क्या समझा जाए कि जिस तरीके से आपने पूरा का पूरा वाकया बताया कि कैसा माहौल था, 87 जैसी लहर कहीं न कहीं लोग देख रहे थे 24 में कि बहुत ज़्यादा सीटें आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सबके सामने है। तो क्या जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जो आला कमान है, हाई कमान है, क्या इन सब बातों को जानते हुए भी क्यों नहीं एक्शन ले पा रहा? देखिए, अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, जिक्र आ गया था दो नेताओं का कि ये पद मिलेंगे, उसके बाद वापस रुक गया। इसका मतलब है कि मुझे नहीं लगता किसी का कोई इंटरेस्ट है संगठन में, और इंटरेस्ट नहीं है तो क्या यूं ही छोड़े रखेंगे? आवाज़ तो देखो कहीं ना कहीं वैक्यूम आएगा, वो वैक्यूम तो भरेगा, कोई भरोसा है। सवाल मैं नहीं कहता कि अभय सिंह ने भर दिया वैक्यूम, लेकिन उसने हिम्मत तो की है ना। जब पानी बंद हुआ, जरूर से निकाले, चाहे वो 100 के थे, 200 के थे, 500 के थे, 400 के थे, निकाले ना। तो सड़कों पे उतरे। सड़कों में उतरे, तो लोग उसे इंतजार कर रहे थे भी कांग्रेस क्या कर रही है, आ ही नहीं रही, कहीं दिखाई नहीं दे रही, बयान भी जरूर कहते। तो उससे जो है ना लोगों को सदमा लगा। और अब जो मैं तो उसकी हिम्मत को दाद देता हूँ अभय सिंह कि आप जाके रोहतक जैसी जगह में और आप रैली की जगह अनाउंस करते हो, और उसके बाद जिस तरह का माहौल हुआ, मैं नहीं कहता एमएलए या एक्स एमएलए को ज्वाइन किए हैं, लेकिन सरपंचों को, चेयरमैन के और के जिला परिषद मेंबर वगैरह ये लोग ज्वाइन, एक माहौल बना। उसी माहौल का सारा हरियाणा में असर गया कि रोहतक में बदलाव आने लग रहा है। इसका मतलब सब जगह बदलाव आएगा। और इस रैली से जो है ना एक मैसेज तो गया है कि हाँ, ये तो लगता है कि भाई ये उभरेंगे। अब कितने उभरेंगे वो देखो, आगे कार्यक्रम निपटारा होगा, क्या नहीं होगा। अब मेरे जैसे पूछता है, मैंने कहा मैं कहीं नहीं गया, मैं कांग्रेस में हूँ, लेकिन मेरा एक चीज है कि अगर मैं ये देखूंगा संगठन आएगा, अगर संगठन में जो सरकार को खत्म करने वाले लोग थे, आई हुई सरकार को, पार्टी को, उन लोगों को बाद में फिर जिम्मेदारी मिल जाती है अगर उसी तरह से, तो फिर सोचना पड़ेगा भी कांग्रेस में रहा जाए या नहीं रहा जाए। यही सवाल मैं आपसे करने वाला था, आप इसका जवाब दे रहे हैं। मैं थोड़ा संक्षेप में सवाल करूँ आपसे कि कहीं कि आप इनेलो की रैली में चले गए, आपने कहीं कि मंच उनका साझा कर लिया, तो लोगों में ये भी चर्चा थी कि क्या प्रोफेसर साहब कांग्रेस को छोड़कर फिर से घर वापसी कर लेंगे, फिर से इनेलो में आ जाएंगे, और उसके बाद आपने वहां भी बयान दिए। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो है फिर से सीएलपी बनाया जा सकता है, या आप कह रहे हो कि उन लोगों को जिम्मेदारी दी, क्या अगर ऐसा होता है तो आप कांग्रेस को छोड़ देंगे? नहीं, मैं कह रहा हूँ इस टाइम मुझे बड़ी गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। आज मैं नहीं कह सकता छोड़ दूंगा, परिस्थितियां बताएगी उस टाइम। लेकिन मेरा कहना मतलब एक सोचने का विषय हो जाएगा कि भाई इन्हीं लोगों के हाथ में जो है ना दोबारा मरना है या जनता के लिए लड़ना है। क्योंकि मेरा कैरियर सारी उम्र लड़ाई का रहा है, मैंने संघर्ष किया है, मैंने कोई लोगों की तरह से बिजनेस नहीं किए, मेरा कोई धंधा नहीं है, कोई काम नहीं है, सिवाय मेरा अपना एक स्कूल का सिस्टम है, एक छोटा सा पेट्रोल पंप है, और इतना परिवार है मेरा, दोनों बच्चे बड़े हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, परिवार बड़ा हो रहा है, इतना खर्चा है। लेकिन ईमानदारी की राजनीति की है, ये मेरे कहने से नहीं है, लोग बताएंगे, आपको बता रहे हैं। उस रैली की बात पर साहब, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के नेता हैं वो भी लगातार डिफेंड कर रहे हैं अपने नेता को, इनेलो पर सवाल उठा रहे हैं, और जब आपका सवाल उनसे किया गया, हिसार से सांसद जयप्रकाश जेपी, उन्होंने सीधे सीधे आपको कहा कि प्रोफेसर साहब जो है वो बुजुर्ग हो गए हैं, और बुजुर्ग का जिस तरीके से दिमाग होता है उस तरीके से उन्होंने जवाब दिया है। नहीं, मैंने ये वीडियो नहीं सुना, मैंने तो ये सुना था, प्रोफेसर संपत सिंह कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर हैं, मैंने आज ही सुना बल्कि, और उनको ये बातें जो है ना पार्टी के प्लेटफॉर्म पर करनी चाहिए। तो हमारे तो छोटे भाई हैं, ठीक है, राजनीति में चलो तो कई बार राजी नाराजगी चलती रहती है, लेकिन हमारे अच्छे संबंध रहे हैं, बढ़िया संबंध रहे हैं। तो जहाँ तक उनका सवाल मैं बताता हूँ कि पार्टी ने प्लेटफॉर्म कहाँ दिया, 1 साल हो गया है, 1 साल में कोई मीटिंग की हो, कोई ओपनली बात पूछी हो, पार्टी प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ। बुलाया था हमें अलग करके, वहां पर अपनी बात बताया है, ठीक है, लेकिन उसके बाद आज 12 महीने हो गए, कोई एक्शन नहीं। मैं ये नहीं कहता कि किसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, जो हमने अपनी बात रख दी, हो सकता है हमारी बात सच ना हो, पार्टी विचार करे कि सच्चाई क्या है, और सच्चाई पर आप एक्शन लोगे। अगर सच्चाई पर एक्शन नहीं लेते तो आप नहीं उभर सकते। आप जब उभरोगे, जब आप सच्चाई पर एक्शन लोगे, लोग सोचेंगे कि हाँ कि पार्टी ने एक्शन में आई है, और एक्शन नहीं लोगे तो कहेंगे इस ढर्रे को तो यही रहना है। तो उनको तो मैं, हमारे छोटे भाई को ये कहना चाहता हूँ, पार्टी ने प्लेटफॉर्म मुझे दिया नहीं, और देते तो जरूर करता। 2009 में आने के बाद मेरा क्या बना, बाद में 19 के मेरी टिकट काट दी,
24 में मेरी काट दी। और दोनों बार दोषी कौन है? पार्टी दोषी है। दोनों बार बीजेपी कैंडिडेट जीते, आप देख लो। अगर मुझे नहीं देनी थी तो कम से कम जिताऊ कैंडिडेट तो ले आते कोई। जिताऊ यहाँ है ही नहीं इस एरिया के अंदर कोई और मेरी काट दी। बताओ मैं क्या करूं? मेरा तो जो है ना एक किस्म का गला घोटने का काम किया है। अब मैं इस गला घोट के तो नहीं बनना चाहता। अच्छा, जिस तरीके से मैं कृष्ण मूर्ति हुड्डा की बात करूं, बड़े सीनियर नेता है, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की रैली के बाद। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो है वो राजनीतिक संन्यास ले लेना चाहिए और इनके बाद इनके बेटे को संन्यास जो जनता अपने आप दिला देगी। चलो वो देखो उनके व्यू है। मैं इतनी बड़ी बात तो नहीं कह सकता कि कौन संन्यास दिला देगा, किसको क्या दिला देगा। लेकिन ये जरूर है कि हरियाणा में एक हलचल मच गई और इस हलचल के लिए जो है ना मैं तो उसी को मानता हूँ कि अभय सिंह की हिम्मत है कि उसने इतना कुछ होने के बाद भी, इतना नुकसान होने के बाद भी एक हिम्मत की है कि चैलेंज मैंने नहीं था, मैंने कोई चैलेंज नहीं किया। मैं तो ये कहा था किसी ने चैलेंज यहाँ का दिया आगे कि मैं कर रहा हूँ, रैली कर रहा हूँ, लोगों ने साथ दिया है। अब मैं कोई करके दिखाया जो पता लगेगा भी हाँ किसका कितना दम है और का। तो साल भर से मैंने कुछ दिख नहीं रहा कहीं, मतलब कहीं नहीं लग रहा हरियाणा में, कहीं नजर नहीं आ रही कोई चीज़। अब संगठन बन गए, अब जैसे हिसार बना संगठन बन गया। चरोड़ जिलों में क्यों बात करूँ, यहाँ जो है ना कुछ विशेष लोगों छोड़ के बाकी लोग जो खास करके जिन्होंने सरकार में मड़ाई खाई है या सरकार में रहे हैं या थापियाँ अच्छी तगड़ी पड़ी है और उनको टिकटें मिली है, वो तो कोई नहीं आया। अब तक देखा होगा आपने, ऑफिस में गए भी हैं प्रधान और भी सारा कुछ किया है, कोशिश भी की है, सबको टेलीफोन भी करता है, ये कोई नहीं आता। बाकी लोग नहीं आते तो इससे आप मतलब क्या मैसेज आएगा? 3 तो MLA हमारे यहाँ, मैंने कभी नहीं देखा उनके साथ मीटिंग में कभी। तो फिर इसका मतलब क्या है? मैं समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। ये होएगा तो लोग निराशा में कैसे रखते हैं सारी उम्र। ठीक है। अच्छा, आखिर में प्रोफेसर साहब, जिस तरीके से आपने कहा ना कि 1 साल से कोई पार्टी प्लेटफॉर्म पर इस तरीके की मीटिंगें नहीं हुई या बुलाया नहीं, जब बुलाया है तो कहने की चीजों को संज्ञान में नहीं लिया गया। ठीक है, वो आला कमान, वो भी अलग बुलाया गया। वो आला कमान क्या करता है क्या नहीं करता ये अंदर की बात है, लेकिन जनता जो है वो सीधा आपसे सुन रही है, आपको बहुत ज्यादा तजुर्बा है। क्या लगता है आपको कि आपके तजुर्बे के अनुसार कि आखिर कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस हाईकमान को ऐसा क्या करना चाहिए कि हरियाणा में जिस तरीके से कांग्रेस का माहौल जो लगातार खराब होता जा रहा है कि वो सुधरे, फिर से कांग्रेस मजबूत हो, और जो नेता कांग्रेस छोड़कर चले गए हैं या फिर कांग्रेस छोड़ने के जाने के लिए तैयार हैं, मजबूर हैं, कि वो ऐसा ना हो। ऐसा क्या बदलाव हरियाणा में होना चाहिए, जनता को आप बताना चाहिए, आला कमान वो सुनता मैं रहेगा। एक ही बात कहना चाहता हूँ, आला कमान अगर सही माने में आला कमान पार्टी को जिंदा रखना चाहती है, कांग्रेस पार्टी को, ये सबसे बहुत पुरानी पार्टी है, तो इनको जो लोग इस बार दोषी हैं कांग्रेस पार्टी के एक तरफी हार के लिए, जहाँ एक तरफी जीत थी, जब तक उन लोगों को वो पार्टी आंकलन करे, मैं नहीं बताता, बहुत लोगों ने बताया होगा, विचार करके जब तक उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा ना, इतना मुझे नहीं लगता कि कोई आगे जा ना पाएगी। उनके खिलाफ एक्शन ले, निधड़क होकर, निर्भर होकर, बिना किसी डर के, बिना भय के, न दबाव के किसी आके एक्शन लेंगे तो जान आ सकती है। एक्शन नहीं लेंगे तो ये वैक्यूम है, तो वैक्यूम तो कोई तो भरेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब बातचीत करने के लिए। तो ये थे पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह, और रैली के बाद जो भी जिस तरीके की चर्चाएं जो है लगातार चल रही थी सोशल मीडिया पर, और बड़ा खुलकर इन्होंने कहा, और हमेशा अपनी बातें खुलकर रखते हैं, चाहे कोई मंच हो या ये मीडिया से बात कर रहे हो। तो साफ तौर पर प्रोफेसर साहब का कहना है कि अगर कांग्रेस हाईकमान उन दोषी लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है तो हरियाणा में जो कांग्रेस की स्थिति है वो लगातार डाउन होती चली जाएगी, लगातार खराब होगी, और दूसरा कोई दल जो है वो उसका स्थान ले लेगा। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं जब एक पार्टी नीचे गिरती है तो दूसरी पार्टी आती है, एक ईंट हटती दूसरी ईंट कहीं ना कहीं उसकी जगह आ जाती है, तो स्थान ले लेते हैं। तो प्रोफेसर साहब ने साफ साफ शब्दों में बता दिया है, और जो सवालात थे सारे के सारे उनका जवाब इन्होंने दिया। और आखिर आपको क्या लगता है, क्योंकि इनका बहुत बड़ा तजुर्बा है, जिस तरीके से इनकी राजनीति जो है वो चौधरी देवलाल ने शुरू करवाई, वो इनको लेकर आए, सारी की सारी बातें इन्होंने बताई। तो इनके तजुर्बे के अनुसार जो जो इन्होंने कहा है, आखिर हरियाणा में आगे की राजनीति किस तरीके से चलने वाली है, और इस रैली के बाद कितना बदलाव आने वाले समय में हरियाणा की राजनीति में आएगा, क्या सोचते हैं खुलकर कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।